Another measure I would say is creating physical capacity is one part, but promoting it requires equal amount of effort. Ministry should earmark at least part of its funds, maybe 5% or 10%, for very actively promoting, aggressively promoting uh, the capacities which are created. It could be through road shows with various embassies who are keen on having a foothold in India. Uh, and most importantly, even the Sampada scheme, which I think is a boon. It's a dream scheme. But all the same, it has to be made available on tap at least for a period of 3 years, for a simple reason that projects which are now being implemented, I'm talking of mega food parks, well, for them, it would be the lifeline. If Sampada scheme is not on tap, there will hardly be any investment in the new parks which are coming up, or even for that matter, parks which have already come up. Yes. So, बिल्कुल. so these are the three small suggestions I would say Yes. to review the policies which are practical and implementable, uh, refinance in a manner that cost of funds reduces, and very active, aggressive promotion and concerted efforts for promoting the parks and the capacities created. जी. That would be my. नंद किशोर जी, जब बात मेगा फूड पार्क्स की हो रही है और ख़ासतौर पर पूर्वोत्तर के विकास की बात हो रही है, तो कितना ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है, जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, वो कितने क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे हमारे लोकल लेवल पे, वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगेंगी, और उसके साथ ही साथ कितना जो हमारा फूड इंडस्ट्री का जो फूड एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात हो रही है, कि यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हम बाहर भी भेज सके, एक अच्छा मुनाफा कमा सके, ये कितना कुछ संभव हो पाएगा? देखिए, संभावनाएं बहुत हैं, देश में पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है. हमारे देश में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कोई $30 बिलियन के करीब होगा, विच इज अबाउट 8 to 8.5% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स. अब संभावना यह है कि we as a nation can certainly export $100 billion worth in next 3 to 5 years time. और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में वो सब कुछ उपलब्ध है जो चाहिए कृषि के विकास के लिए और इस तरीके के एक्सपोर्ट्स के लिए. इस लैंड्स, हैंड्स, वाटर, सनशाइन, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ हमारे पास है. और हम लोग अगर हमारे स्ट्रेंथ एरियाज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा राइस हो सकेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस. और जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, ये मेगा फूड पार्क में बहुत अच्छी लेबोरेटरीज हैं, सर्टिफिकेशन की सुविधाएं हैं, हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएंगे. तो मुझे लगता है कि we should concentrate on a few crops where we have competitive advantage. Like I say, white crops like cotton, sugar, rice, these are very obvious areas. Fruits and vegetables, fish and prawn, and then there could be spices and herbs. These could be the strength areas based on which we can really build a very decent export volume. नंदकिशोर जी, जब वर्ल्ड क्लास फूड मटेरियल की बात हो रही है कि जो फूड इंडस्ट्री से प्रोसेस होकर के निकल के आएंगे और उनको फूड एक्सपोर्ट की भी बात की जा रही है, क्या लॉजिस्टिक्स हो पाएंगे नॉर्थ ईस्ट से? कई बार लगता है कि क्या वो इस जो एयरपोर्ट्स तक पहुंचने के लिए या जो पोर्ट्स तक पहुंचने के लिए, बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए क्या आसान होगा? किस तरह से ये सारी चीज़ें हो पाएंगी? क्योंकि एक बार जब ये सारी चीज़ें गति पकड़ेंगी तो शायद मुनाफा और मिल सके, या जो पूरा प्रोसेस है वो चल निकलेगा. आपकी बात सही है, लॉजिस्टिक्स कुड बी अ चैलेंज, खास करके उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार देती रही है, उसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा. और उसके सिवा कोई चारा नहीं है. जब भी हम किसी दुर्गम स्थान में उत्पादन करते हैं और उसको मार्केट तक पहुंचाना हो, तो ट्रांसपोर्ट बिकम्स अ की एरिया, और उसके लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की जरूरत रहेगी, जो आज तक सरकार देती आई है, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. Right. Well, Mr. Nand Kishore ji, when we are talking about a business model, this is a relatively new business model, and that has been one of the major stumbling blocks as far as it becoming popular among food processors and people who would actually be part of the business, who would actually relocate to these food parks. This time around, when we are talking about an Atmanirbhar Bharat, and it's clear that the government is fully committed to boost this sector, the food processing
processing sector, what are the steps that have been taken in order to popularize the concept and make it more down to earth? I would say this Sampada scheme is one thing which the word that I used was more like a boon, more like a dream scheme. That's a very good scheme. It needs to be popularized. It needs to be very aggressively marketed. That's one. Second thing is ease of obtaining finance, and more particularly those who are coming into food sector, they are normally small and medium-sized enterprises, and banks' insistence on collateral, and that to about 100% or more in one way or the other, becomes a big deterrent. So I would say Sampada scheme, ease of obtaining funds, and third most important thing would be marketing tie-up. Here again, government could possibly play a very important role. They can get the large FMCGs together, the organized retail, the big guns in the business, and somehow prevail upon them. Like you have reservation of 30% for SSI units production to be marketed, similar type of I won't say there should be an imposition, but all the same, they can be encouraged to buy in their own brand, under their own quality certification, the products produced in mega food parks. Right, and well, coming to you, Mr. Joshi, although branding and marketing, these are very big issues that all participants are facing when it comes to revenue generation being a very important part of it. Experts say the biggest issue in implementing this scheme has been the availability of land and the long drawn process to change its use from agriculture to industrial land. In the Northeast, that would not be that much of a major problem, but there could be other challenges. Could you explain this to us further? As you said, land in Northeast is not that big a challenge. Yes. There's a lot of community and government land available. Yes. So the parks, land has not been an issue. Rest of the country, yeah, land is an issue. It's easily available with the government agencies, but when it comes to a private promoter setting up a mega food park, the cost of land becomes an issue. The more strategically located land it is, the more expensive it would be. So you have to find a right optimal combination that land should not be too far off and the price should be a reasonable price. So that's why a lot of government mega food parks lands are very strategically located and they see a lot of demand. But in case of private mega food parks, wherever the land is better located, more units have come up. So it's not it's location of land also depends on type of units which you are catering to. If you have a set of units which are feeding into a large industry, a lot of in that area, then a slightly away located land also finds a lot of traction, say, or if you are located in an agriculture belt, say a lot of places in Punjab, Maharashtra, Karnataka, Andhra, which are located in agricultural surplus areas. Yes. Where when you set up a mega food park, a lot of demand comes from the industry to set up the units. But if you are located in an area which is away from a agriculture surplus zone or from a city, yeah, that is a challenge. So in any industrial park, I think the land is the most critical factor where the park is located, along with the infrastructure and the industry you are catering. जी बिल्कुल। जोशी जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपको कि जैसे कोई भी सेटअप बनाया जाता है शुरुआत में तो एक बड़े ज़ोर शोर के साथ उसकी शुरुआत की जाती है, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए क्या कुछ तरीका है? कितना बड़ा चैलेंज आप इसको समझते हैं कि जब एक बार मेगा फूड पार्क आ गया, वहाँ पर कई सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ से जुड़ी हुई या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लग गई, पावर सप्लाई मिलती रहे, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका सहयोग करता रहे, रॉ मटेरियल्स लगातार मिलते रहे, ताकि ये जो इसकी सस्टेनेबिलिटी है वो लंबे वक्त तक रहे, किसान उनसे सीधे सीधे जुड़े रहे, ये सब कैसे हो पाएगा? क्या चैलेंज इसके तौर पे देखते हैं इसको? हमारा जो एक्सपीरियंस मेगा फूड पार्क्स का है, शुरू में चैलेंज आता है कि पार्क को सेटअप करने में, उसके नेसेसरी अप्रूवल्स, लैंड कन्वर्जन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक लोन वगैरह, उसमें कुछ समय लगता है। एक बार जब पार्क सेटअप हो जाता है तो सेकंड चैलेंज आता है यूनिट्स को लोकेट करने का।
तो यूनिट्स को लोकेट करने के लिए हमारा मंत्रालय, जैसे मैंने पहले बताया, एक यूनिट स्कीम है हमारे मंत्रालय की, जिसमें काफ़ी सब्सिडी दी जाती है यूनिट्स को मेगा फूड पार्क्स में लोकेट करने के लिए। करीब 35% सब्सिडी दी जाती है, तो उससे यूनिट्स को मेगा फूड पार्क्स में लाने में काफ़ी सुविधा मिलती है। ऑपरेशंस ऑफ मेगा फूड पार्क आफ्टर एक बार यूनिट्स आ जाएं इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। उसमें दो इश्यूज आते हैं। एक तो एक बार फार्मर इंडस्ट्री की रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है किसी एरिया में, जैसे एक कॉर्न इंडस्ट्री बेस्ड यूनिट्स अगर मेगा फूड पार्क में आई हैं, तो फार्मर्स के साथ रिलेशनशिप बन जाती है और फार्मर्स उनको सप्लाई करते रहते हैं। फार्मर्स को बेनिफिट होता है, इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है, सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे पार्क चलता रहता है। एक चैलेंज जरूर आता है, जैसा केजरीवाल साहब ने बताया पहले, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज और इंडस्ट्री के लिए, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज में करीब 7-8 रुपये पर यूनिट टैरिफ आ जाता है, उससे वायबिलिटी अफेक्ट होती है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे फूड प्रोसेसिंग एक फार्मिंग का एक एक्सटेंशन एरिया है। जितना हम पेरिशेबल प्रोड्यूस को हम प्रोसेस करेंगे, उतना ज़्यादा फार्मर को फ़ायदा होगा। तो कुछ फार्मर को तो सस्ती बिजली मिल जाती है, पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बिजली काफ़ी महंगी पड़ती है। तो अगर बिजली की कीमतें कुछ रीजनेबल हों, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वायबिलिटी काफ़ी बढ़ सकेगी। खासतौर पे जो कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन का जो पूरी श्रृंखला है, उसकी वायबिलिटी बढ़ सकेगी। तो ये हम कई स्टेट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पर एक बार यूनिट्स आ जाती हैं तो एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे फार्मर और इंडस्ट्री की जो सिनर्जी है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये चलती रहती है। तो जो टीथिंग ट्रबल्स काफ़ी आती हैं, पर एक बार सेटअप होने के बाद यूनिट्स, इट्स अ विन-विन फॉर इंडस्ट्री एज वेल एज फार्मर्स। जी, राइट। गोइंग बैक, जोशी साहब, हाँ, सॉरी, राइट, मिस्टर नंद किशोर, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट। सर्टेनली ये बड़ा रिलेवेंट पॉइंट जोशी साहब ने कहा है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का। फूड प्रोसेसिंग इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ऑल दैट यू आर डूइंग इज एडिंग वैल्यू, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड एडिंग वैल्यू। इसको खेती का ही अगर भाग समझा जाए, उसी टाइप का अगर टैरिफ स्ट्रक्चर हो, तो जैसे इन्होंने कहा कि ये कोल्ड चेन की श्रृंखला है, इसको बढ़ावा मिल सकता है। जोशी जी से मैं और एक निवेदन करूंगा कि जैसे फूड पार्क को कार्यान्वित करने के लिए एक पूरी वहाँ पर यंत्रणा है, एक स्पेशल सेल उसके प्रमोशन के लिए भी बनाया जाए, एंड अ स्मॉल मे बी एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ फंड शुड बी क्रिएटेड फॉर प्रमोशन, ताकि ये सब होता रहे। और एक फूड पार्क के साथ में भी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हम जो है हर क्वार्टर में करते रहें, so that all critical success factors could be analyzed, all difficulties can be sorted out, which can go a long way. जोशी जी ने अभी कॉर्न के बारे में कहा, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि हम कोई 2500 किसानों से जुड़े हुए हैं, जहाँ there is a total integrated approach. We provide the agricultural inputs, agricultural know-how, a guaranteed buyback, और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके कोई 22 गाँव के किसान इससे जुड़े हुए हैं, 2500 किसान जुड़ गए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था, इसमें से एक सकारात्मक बदल सारे परिवेश में हमको दिखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सब जगह हो सकता है। ये सारे फूड पार्क्स की कल्पना, मेरा ख्याल है, संकल्पना इस पर आधारित है कि किसानों को कैसे जोड़ा जा सकता है और वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है। Right, sir, and along with the land acquisition, Mr. Kakliwal, we'd like your comment on this. Basic infrastructure could be a major hurdle, especially in the northeast. When we talk about Mizoram, facilities such as power, water and road, what would you say would be the role of the state in this regard? We also have state-run PSUs and in management of these projects. I think it would be difficult for any food park to succeed simply based on the grant that central government provides. There will have to be a very active participation by the state governments. It's not only acquisition of land, it's the plethora of legislation that you have to deal with. Even if you are able to buy the land and an aggregated piece of land, उसके बाद में जितना कुछ करना पड़ता है to get it converted to industrial
the conversion as NA, non-agricultural use, और उसके बाद में जो सारी की सारी और बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं होती है, उसके the approval of plans is a nightmare. Frankly, it's a nightmare. So whatever central government is doing is necessary but not enough. In fact, मेरी एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि when it comes to food parks, ministry should take all stakeholders of the state on board. There could be a meeting and say these are the problems being faced and how those can be resolved. Can we make life simpler and easier for new parks, new units to come in and new parks to be developed? Last mile connectivity becomes a major hurdle. Water, power, road, local clearances, local politics at times. We really have to think in terms of ease of doing business in the real sense. Right. And state governments have to be involved all the way. And unless state governments also become stakeholders or they feel that this park is something which is important for the development of the region or the state, it's difficult for things to move. जी नंदकिशोर जी, अभी जोशी जी ने जो किसानों के बीच में जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो इंडस्ट्री है उसके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात कही, किस तरह से किसानों का भी माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है? जो परंपरागत जो फसलें हैं उसके बजाय फल जो है, जो सब्जियां हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं वो और मुनाफा दे सकती हैं, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ज़रिए वो अगर उसके साथ जुड़कर वो और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, किस तरह से वो माइंडसेट चेंज किया जाएगा जिस तरह से ये जो इंटरडिपेंडेंट वाला जो रिलेशनशिप है ये डेवलप हो सके, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि अपने देश में सीड इंडस्ट्री बहुत प्रगति, इट्स अ वेरी डेवलप्ड इंडस्ट्री. And in terms of technology, perhaps it is at par with even Europe and USA. वहाँ पर सारा का सारा सीड प्रोडक्शन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए होता है. मेरा ख्याल है कि इस देश में कम से कम 20 लाख एकड़ में सीड प्रोडक्शन होता होगा. And that is entirely based on trust which is created by the companies with the farming community. एक छोटी कंपनी अगर होगी तो कम से कम 10,000 किसानों के साथ काम करेगी, 30,000 एकड़ में सीड प्रोडक्शन होगा. फूड पार्क्स को भी उसी धरती पर किसानों के साथ में एक वास्ता क्रिएट करना पड़ेगा, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, और ये मुमकिन है. और मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि किसान बहुत प्रगतिशील है. अगर उसको विश्वास हो जाए कि इसमें उसका फायदा है तो जरूर करेगा. और इंडियन फार्मर इज वेरी is very quite open to adopting new technologies and experimenting with new things. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भी स्वीट कॉर्न में कोई बहुत हमें 2 सीजन काम करना पड़ा और आज 2500 किसान करीब जुड़े हुए हैं और ये सब जगह मुमकिन है. ये एक भरोसे की रिलेशनशिप को हमें डेवलप करना पड़ेगा. और अभी जो APMC एक्ट पास हुआ है, जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, उससे भी मुझे लगता है इसको चालना मिलेगी. ये इसका एक फॉर्मुलाइज स्वरूप भी बन सकेगा जहां पर दोनों भी both the parties would have a way of abiding by the agreements which are entered into. जी. Right, Mr. Joshi, coming to you, your views on the role of private players who were brought in, you know, as a result of the kind of hurdles and the stumbling blocks that came in. The role of private players, and when we talk about 5,000 jobs, what kind of a timeline are we looking at? Is there going to be some special training? Are they going to be jobs, as in government jobs with benefits and so on, or are they mostly aimed to be entrepreneurs? These jobs are when the units come up. Yes. So these are the people who would be employed directly in the units, as well as indirectly when the farmers' produce is brought in. Farmers' produce is graded, assayed, sorted. All that requires manpower. So this, when we are talking about 5,000 manpower, it basically directly employed in the units and people who are involved in the processing of the produce. When we are talking about Northeast and we are talking about Atmanirbhar Bharat, I would like to emphasize one point which we are not really touched, is organic food.
Look, Northeast is a small area. It's a smaller area and doesn't have the type of large agriculture production which you see in the plain states. In a in northeastern type of areas, uh, niche products always have a far bigger market, far bigger potential rather than the bulk produce. Sikkim has shown to rest of India by becoming organic. So in rest of the Northeast also, organic production is increasing day by day, and that offers one of the biggest opportunities for Northeastern production produce to reach rest of the country in terms of marketing, in terms of consumer demand, and there I think the food parks play units coming up for organic food would play a very big role. Similarly, the niche products, say passion fruit in Mizoram. Now, this is not something which is found in large quantities in rest of the India. Now, processing and maintaining cold chain for that produce, similarly doing a processing of that produce and selling it in the small quantities as a niche product offers great opportunities for Mizoram in this mega food park as well as in rest of the Northeast. Say when we are talking about pineapple in Meghalaya or pineapple even in Mizoram. Now, that marketing and making it as a branded organic food, I think can overcome a lot of marketing problems. There is a large demand in India for this type of produce. So I see as part of Atmanirbhar Bharat, the biggest opportunity for Northeast in food processing is the organic food and the niche products. Like we had a organic food festival sometimes back from Arunachal. Uh, some ladies were making kiwi wine. Now, processing kiwi fruit, which is grown in Arunachal, and selling that produce in small quantities as a niche product from Arunachal in Delhi, there was a large demand. Now, similarly, the niche products of Northeast, I find there's a large potential for that, including organic as well as other products. So, this as a part of Atmanirbhar Bharat, I see as a big boon for the Northeast. And when we talk about marketing and branding, marketing is always of two things. When you are looking at a large market for a regular product, then you have to have a different strategy. When you are in a smaller area, a niche area, you have to have a different strategy. So our ministry, along with the Agriculture Ministry and donor, would like really to focus on organic and niche products in northeast part of India. While in rest of the country, the focus of our ministry is on the value chains, large value chains. When you are talking about, say, mangoes value chain or a shrimp value chain or a chili spices value chain, which we consider as a large export potential when you focus on the entire value chain. So the shrimp is being produced in Andhra Pradesh from the seed to the hatcheries to the fish farms to the maintaining cold chain and reaching the retail chains in our major markets of US and Japan and Europe. So maintaining that entire cold chain and government's focus along with private sector and state governments to go in promoting that value chain. Same in mango, same in chili and a lot of such products. So they are for Atmanirbhar Bharat promoting champion sectors. So these are the identified champion sectors, some of them, and along with the ready-to-eat Indian food. We consider these to be the champion sectors along with Ministry of Commerce and Industry for export market, and the focus of government is on that. While in Northeast, the focus is on organic and niche products. जी जोशी जी जी जोशी जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे जब बात ये कही जाती है कि भारत को एक सुदृढ़ खाद्य अर्थव्यवस्था और विश्व की फूड फैक्ट्री बनाने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। बात ये कहा जा रहा है कि जब तक नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर नहीं बदलेगी, वहाँ की तकदीर नहीं बदलेगी, तब तक ये पूरा चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ही बात की जाए, ये उस तरह से एक जंप, एक लीप नहीं ले सकेगी। किस तरह से देखते हैं ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का सिनारियो है, उसको हमारे दर्शकों को बताएं कि जो फूड प्रोसेसिंग का जो पूरा परिदृश्य है किस तरह से है, किस तरह के वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं। बताया जा रहा है कि 88 कम से कम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको मंजूरी दी गई है।
हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में समझाएं कि किस तरह से वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जोर दिया जा रहा है, किस तरह से बल दिया जा रहा है और किस तरह से जो कम्युनिटी है, जो किसान हैं, उनको भी उससे जोड़ा जा रहा है और किस तरह से जिस तरह इंटरडिपेंडेंस वाली जो बात कही गई है उसको कैसे बढ़ाया जा रहा है। हमारे मंत्रालय में हमने जो स्कीम्स देखी है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मोटे तौर पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तो दो केसेस के आते हैं। एक तो फ्रूट्स और स्पाइसेस की प्रोसेसिंग के लिए, एक आते हैं बेकरी और लोकल डिमांड को मीट करने के। तो एक तो है लोकल प्रोड्यूस जिसको प्रोसेसिंग करके नॉर्थ ईस्ट से बाहर लाने के प्रोजेक्ट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्पेशलिटी फ्रूट्स हैं, उनको उनकी प्रोसेसिंग के काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स और ट्रेनिंग और इस तरह की फैसिलिटीज़ भी ला रहे हैं ताकि छोटे लोग जो हैं वो कुछ समय प्रोडक्शन कर सकें, कुछ ट्रेनिंग भी हो सके और बाद में अपनी बड़ी यूनिट एस्टैब्लिश कर सकें और कॉमन प्रोसेसिंग में उनकी प्रोसेसिंग करा सकें। ये तो लोकल प्रोड्यूस से रिलेटेड। दूसरा, रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं है पर नॉर्थ ईस्ट में हमने पाया है कि इवन पैडी प्रोसेसिंग प्लांट्स काफ़ी कम है, इसकी भी काफ़ी डिमांड है। बाकी स्टेट्स में तो सरप्लस है पैडी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, पर नॉर्थ ईस्ट में उनकी भी काफ़ी डिमांड आती है। तीसरा है लोकल डिमांड मीट करना। तो ज़्यादातर प्रोड्यूस नॉर्थ ईस्ट में जो कंज्यूम होता है वो मेनलैंड इंडिया में बाकी स्टेट से लार्ज क्वांटिटीज़ बड़ी कंपनियों का प्रोड्यूस जाता है, पर साथ में ही लोकल बेकरीज, लोकल प्रोसेसिंग, लोकल टेस्ट वाली जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी मेगा फूड पार्क और मेगा फूड पार्क के बाहर भी काफ़ी आ रही हैं। ये दो तरह की यूनिट्स को सबसे ज़्यादा हम सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। Right. Well, Mr. Kagliwal, Mr. Joshi has told us about the importance of local produce, about how organic farming needs to be boosted. Would you agree that that organic farming, organic food products, those are the major focus areas that need to be concentrated upon? What more can the government do in order to encourage and boost it and in order to popularize it so that in the future the Northeast can be on the path towards Atmanirbhar in this sector? Organic is something which is in great demand all over the world. The best that can be done is to create an Indian brand of organic where proper certification is in place. And organic का सबसे बड़ा advantage North East के लिए ये होगा कि because the value addition is more, the price is more, transport, the component of transport becomes comparatively less important. अगर कोई चीज़ 100 रुपये किलो में बिकती है और उसमें ट्रांसपोर्ट अगर 7 या 8 रुपये लगता है, तो it can possibly afford it. So organic is the right thing to do, more particularly in distant areas where transport is difficult. And there are natural advantages in that ecology because they are unspoiled as of today. Virgin areas, a new technology can be very easily developed based on organic inputs. So that's the right thrust. One point I would like to make here, जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रहे हैं, सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की बात कर रहे हैं, I am very happy for one thing that we are once again rediscovering the importance of agriculture and food processing in this entire process. I would just quote from a report of Dr. Swaminathan, which was done a few decades ago. We said that if we as a nation register a rate of growth of agriculture at just of 4% consistently for a period of 10 years, 4% की growth अगर agriculture के क्षेत्र में होती है 10 सालों तक लगातार, it can achieve 3 things. Number one, it would certainly reach that magic figure of $100 billion of export. It will create new jobs for 10 crore people, that too at the grassroots level, without requiring much of capital investment and without disturbing any ecological balance. It will not create any pollution. And more importantly, it has potential to banish poverty from the face of rural India. So that is the potential. And I'm happy that we are talking about निर्भर और उसमें हम कृषि और फूड प्रोसेसिंग को एक महत्व का स्थान देने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में प्रयत्नशील हैं। जी जोशी जी, आपके अब प्रोग्राम के अंत में हम पहुंच चले हैं, आपके फाइनल कमेंट्स चाहेंगे। क्या आप
अपना फाइनल कमेंट्स देंगे, किस तरह से पूर्वोत्तर की, किस तरह से देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकेंगे ये मेगा फूड पार्क से, जो आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जो पहल है वो किस तरह से आगे रंग ला सकेगी, क्या उम्मीद है आपको? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है। एक तो वहाँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, वहाँ लोगों को लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है, और तो इसलिए यूनिट्स हमेशा नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कम एस्टेब्लिश हुई हैं, और बाकी स्टेट से जो फिनिश्ड गुड्स है वो वहाँ ज़्यादा जाते हैं। हमारा एफर्ट पिछले कुछ साल में ये रहा है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें। मेगा फूड पार्क एक स्कीम है, एक हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर APC स्कीम है, उसमें भी वो एक तरह का एक मिनी मेगा फूड पार्क है, स्मॉल फूड पार्क है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल करके लोगों को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज या MSME शेड्स डाल के, ताकि लोग जल्दी से इंडस्ट्री डाल सकें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा फोकस। दूसरा एरिया फोकस करने का है इंक्यूबेशन सेंटर्स। जो लोग देखिए, जिसने कभी एक इंडस्ट्री डाली नहीं है, इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, उसके लिए एक बड़ी इंडस्ट्री डालना हमेशा से मुश्किल और रिस्की अफेयर है, उसमें बैंक भी कतराते हैं। तो अगर इंक्यूबेशन सेंटर्स में जहां उनको उसकी ट्रेनिंग भी मिले और इनिशियल प्रोसेसिंग भी अपने प्रोड्यूस की वो वहीं करके और बेचना शुरू कर दें, और साल 2 साल बाद फिर अपनी यूनिट डालें, तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और बैंक भी बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो सेकेंड एरिया ऑफ फोकस इज इंक्यूबेशन और कम स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, जहां लोगों को आदत पड़ सके चीज़ें बनाने की। तो ये 2, और तीसरा लोकल प्रोड्यूस पे फोकस। ये 3 हमारी नॉर्थ ईस्ट में अप्रोचेस हैं फूड प्रोसेसिंग डेवलप करने की। और चौथा, जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे लोग वैसे ही ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर डाल नहीं रहे हैं, तो उसको अगर हम ढंग से ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन का फायदा उठा सकें और पैकेजिंग का फायदा उठा सकें, तो इट्स अ बेनिफिट फॉर एवरीवन। दिस इज द अप्रोच व्हिच आवर मिनिस्ट्री इज टेकिंग फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। Right. And finally, coming to you, Mr. Kagliwal, very quickly, your final comments, what you feel would be the best message that this inauguration has meant for Mizoram, and in fact for Atmanirbhar Bharat. All our best wishes to Zoram Mega Food Park. I believe it could be the harbinger of agricultural development and food processing industry in that area. And it's a very good beginning. It's indeed a very good beginning. Right, and a very good beginning. Which is, that's it. And my last submission would be equal emphasis, or state should now be given on fullest utilization of capacities which are now created by way of 19 food parks which are already operational. We have to, we have to make every possible effort to reduce their mitigate their difficulties so that they become vibrant and viable. Bilkul. It said that well begin is half done. तो ये जो अच्छी शुरुआत हो गई है तो उससे ज़रूर हम बहुत आगे जा सकेंगे। मनोज जोशी जी, आपका बहुत शुक्रिया। नंदकिशोर कागलीवाल जी, आपका बहुत शुक्रिया कि इस शो में आप आए, अपना कीमती वक्त दिया और इस पर विस्तार से आपने चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, ख़ासतौर पर पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जिस तरह मेगा फूड पार्क्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे और रफ्ता रफ्ता ही सही, लेकिन हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच सकेंगे। And as our guest on the show pointed out, 19 food parks already operational. As Mizoram gets its first mega food park, there is great hope and anticipation as the focus is on jobs and doubling farmers' income. That's all we have for you in this edition of Atmanirbhar Bharat. Many, many thanks to our guests and to all our viewers as well. Namaskar. Namaskar. मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं।
तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है